तो हम बात करने वाले हैं 3 मार्कर्स क्वेश्चंस पर बात करेंगे, इतिहास विषय पर, हिस्ट्री सब्जेक्ट पर, अर्थात पेपर 1 इस पर आए हुए अभी तक के जितने भी 3 मार्कर्स क्वेश्चन हैं उन पर बात करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है एक सेक्शन में हो जाए, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, उस पर अपन बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात तो ये कि हिस्ट्री अभी तक पुराना पैटर्न था तो 4 सेक्शन में था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न एंड देन वर्ल्ड। वर्ल्ड अब आपके सिलेबस में नहीं है, यानी बचे 3 सेक्शन आपके लिए, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। नियम भी बताया गया है कि किस प्रकार से पूछेंगे हर यूनिट में से, तो ये एक विषय है आपके लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उठाकर देखते हैं कि क्या क्या आए हुए हैं। 2014 से लेकर के 2019 तक के मेंस में जो प्रश्न आए हैं उन पर बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज 3 मार्क का क्वेश्चन में संस्कार। संस्कार। दूसरा दिया है जैन धर्म के सिद्धांत। तीसरा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के पश्चात में अजंता की गुफाएं। द नेक्स्ट वन ऋग्वेद। नेक्स्ट वन वृहद स्नानागार। नेक्स्ट वन कालिदास। बोलते जाइए। पंच महाव्रत। सीताध्यक्ष। विशाख दत्त। तराइन का द्वितीय युद्ध। अश्वघोष। कलिंग युद्ध। कण्व वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी। मौखरी वंश। पंचजन्य। ठीक। मौर्यकालीन तीर्थ। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि गत वर्ष में आए हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। पहले इन पर बात करने का प्रयास करें। लगभग 19 हो रहे हैं, प्रयास करते हैं शायद पूरों पर बात हो जाए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कौन सा ये 3 मार्क्स क्वेश्चन पर यहाँ पर बात हो रही है। 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का मतलब क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से होता है कि 1 या 2 लाइन पहले हुआ करता था। इस बार जो नया सिनेरियो आ रहा है उसमें 2 लाइन वाला तो शब्द ही नहीं है। केवल कितने में लिखना है आपको? 1 लाइन में ही आपको वहाँ पर लिखना है। इसका मतलब ये है कि 1 लाइन में ऐसा क्या लिखा जाए कि अच्छा भी लिखा जाए, 3 में से 3 नंबर भी मिल जाएं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसको लिखने का तौर तरीका क्या होता है। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वो होंगे जिनसे आप परिचित हैं, शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसको एकदम से नहीं जान पा रहे हैं। अर्थात सभी आपके प्रति फ्रेंडली हैं, आप उनके प्रति फ्रेंडली हैं, परिचित हैं, लिख सकते हो। बस मुद्दा ये निकल कर आता है कि सर किस प्रकार से उसको सेट किया जाए, और प्रैक्टिस के अभाव में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। 3 मार्क्स लिखने की टेक्निक सिंपल सी जान लीजिए। कई बच्चे जो गलतियां करते हैं वो नहीं करना। पहली गलती क्या करते हैं कि 1 लाइन में लिखने का 4 लाइन में लिखते हैं, तो ये काम तो भूल ही जाओ। ये गलती से भी मत करना, ये 4 लाइन वाला। कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं 1 लाइन में पूरा आ नहीं पा रहा, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि वो आ जाए, तो ये नहीं करना। करना क्या है? 3 मार्क्स का मतलब होता है कि 3 बातें, 3 फैक्ट्स वहाँ पर समाहित हो जाएं। 3 नहीं आ पा रही हैं तो 2 बातें भी आ रही हैं, और एग्जामिनर देखेगा कि हाँ वो क्वेश्चन टफ था, तो उन 2 फैक्टों पर भी आपको नंबर पूरे के पूरे दे देगा। इवन बहुत ही टफ था तो आपने सिर्फ 1 बात भी लिखी है तो उस पर भी वो आपको नंबर देता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा चौड़ा उसको दर्शाने का प्रयास करें। ठीक, चलिए देखते हैं। संस्कार, सबसे पहला संस्कार आपको दिया हुआ। संस्कार को क्या लिखेंगे? ऋग्वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक ग्रंथों में जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के
अति महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को दर्शाया है जिन्हें 16 संस्कार कहते हैं। इसमें प्रमुख हैं डैश, इक्का दुक्का नाम कॉमा लगाकर लिख दीजिएगा। ये आपका बनना चाहिए वहां पर मोटे तौर पर, लगभग 2 लाइनें अभी आ रही होंगी। ठीक, तो ये समझने के लिए आपको थोड़ी सा बता दिया। अब और शॉर्ट में लिखना है आपको इन्हीं बातों को। तो लिखना क्या है, पहली बात तो अवधारणात्मक समझ उसकी सही कि है क्या संस्कार। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विविध क्रियाकलापों को सांस्कृतिक या धार्मिक रंग देकर विधिवत तौर तरीके से प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया रही उसे ही क्या कहा है, संस्कार। किससे संबंधित है, मनुष्य से। कब से, जन्म से पहले से है, बल्कि ये तो मृत्यु के पश्चात तक। चाहे पुंसवन की आप बात कर लें, चाहे अंत्येष्टि की बात करें, तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद में ही होने वाला साहब, व्यक्ति नहीं रहता तब। तो मानवीय गतिविधियों को दर्शाया गया है किसमें, ऋग्वैदिक कालीन हमारे ग्रंथों में सबसे पहली बार देखने को मिलता है साहब ये। तो अवधारणा जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उनको समझ में आए कि अच्छा मानवीय जो क्रियाकलाप हैं ना, जो अति महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप हैं, उनको दर्शाया गया है, उनको महत्व प्रदान किया गया, ये वो चीज़ है। अब इसको लिखना अपन को 1 लाइन में, क्योंकि अभी तो 2 लाइन पे आया। ऋग्वेद में वर्णित कॉमा, ऋग्वेद में वर्णित 16 प्रमुख संस्कार जो मानव के अति महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित हैं, उन्हें कहा जाता है। जैसे 1-2 नाम देना, कौन से, उपनयन दे देना, उपनयन दे देना, विद्यारंभ, अंत्येष्टि दे देना, या जो आपको याद आ जाए आप वो दे देना। ठीक, अब आ जाएगा आपका 1 सवा लाइन पे, इतने में आप लिख सकते हैं साहब। और शॉर्ट में लिखने पर रिस्क रहता है। और शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में ये भी आप लिख सकते हैं, ऋग्वेद में मनुष्य संबंधित 16 विविध संस्कार दिए जिनके नाम प्रमुख हैं, डैश आ गया। ठीक, या वैदिक कालीन ग्रंथों में मनुष्य संबंधित भी आपने लाइन हटा दी, 16 संस्कार दिए हैं जिनमें से प्रमुख हैं डैश। इतना लिख के आप आगे बढ़ सकते हो। 3 में से 2 नंबर, या हो सकता है 3 के 3 भी दे दे कोई एग्जामिनर आपको, ये होगा, वहां पर इसको डिफाइन करना है। द नेक्स्ट वन, जैन धर्म के सिद्धांत। क्या सिद्धांत हैं जैन धर्म के? जैन धर्म के सिद्धांत क्या सोचते हैं आप? जैन धर्म के सिद्धांत बहुत व्यापक है अपने आप में, बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं आ जाती हैं यहाँ पर। यहाँ सीधा सीधा नहीं पूछा है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत बताइए। जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, उनके वही 5 महाव्रतों में झलकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा लंबी बिगनी नहीं बना, सीधे बता देना। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। विश्व का निर्माण, जीव अजीव, प्रकृति, निर्जरा फिरजरा, ये सब नहीं बता पाओगे। इस बात को समझिए। 1 लाइन पे तो नहीं बता सकते, 3 मार्क्स पे नहीं बता सकते, उठाना भी नहीं। प्रमुख सिद्धांत क्या है? सत्य है। पूरी भारतीय संस्कृति का प्रमुख सिद्धांत सत्य है अभी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनको क्या माना जाता है? प्रमुख सिद्धांत के रूप में माना जाता है। सदैव सत्य बोलो साहब जी, है ना, वाली बात है। सत्य भी 5 प्रकार के, उसमें वो थोड़ी ना लिखते रहेंगे, आपके पास में स्पेस नहीं है कि अब ये सत्य के 5 प्रकार बताए गए हैं जैनों में, नहीं लिख पाएंगे। मोटे तौर पर 1 लाइन में खत्म कर देना। मेगास्थनीज। अगले पर आ जाओ। प्रमुख यूनानी लेखक जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आया था। यूनानी लेखक के बजाय यूनानी विदेशी यात्री भी लिख सकते हो आप, यूनानी राजदूत भी लिख सकते हो आप। आया था, कॉमा, प्रमुख कृति इंडिका, बस इतना ही लिखना, तभी 1 लाइन में आएगा। और शॉर्ट में इसी बात को लिखना है ना,
यूनानी विद्वान, चंद्रगुप्त का समकालीन, प्रमुख कृति इंडिका। आ गया एक लाइन पे। क्लियर, 3 बातें भी आ गई, आंसर भी आ गया, नंबर दे देगा। बट ये है थोड़ी सा सेंटेंस फॉर्मेशन। एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन में ये चाहते हैं कि हाँ बेटा आप सही पहचाने हो, जो आपने डेटा दिया हो कम से कम सही दिया हो। परिचय मात्र ही तो पूछ रहे हैं। अजंता की गुफाएं, ठीक, अजंता की गुफाएं। सबसे पहला तो जब भी ऐसे लोकेशन वाइज पूछा है तो स्थान को जरूर बता देना, लोकेशन को जरूर बता देना। औरंगाबाद, कौमा महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र स्थित। गुफाएं जिनमें बौद्ध धर्म संबंधित विश्व प्रसिद्ध चित्र बने हैं। बस इतना ही आएगा। अगर और डेटा ऐड करने की कोशिश करोगे लाइन बढ़ती चली जाएंगी। लोकेशन आ गई। फैक्ट नंबर 1 की कहाँ है? औरंगाबाद में है। कालवाल जानबूझ कर नहीं बताएगा कि साहब 200 BC से स्टार्ट हो गया था और बहुत बात तक चला, कुछ नहीं बता रहे अपन। ऐड करेंगे, कर सकते हैं, फिर लाइन बढ़ जाएगी। मूल बात सबसे पहले आ जाए। औरंगाबाद महाराष्ट्र स्थित, किस धर्म से संबंधित, किस धर्म के लिए, विशेषकर बौद्ध धर्म। क्या बने हैं वहाँ पर? गुफाएं तो हैं ही, वो तो खुद एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बता दिया। वहाँ अंदर चित्र हैं, आकृतियाँ इत्यादि वगैरह हैं। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित, ये बताना है आपको। अब और ऐड करें कि हाँ इसको यूनेस्को विश्व विरासत इत्यादि, तो फिर वो लंबा हो रहा है, फिर वो एक लाइन नहीं हो रहा। वो जब आप एक लाइन का बजट बना के लिख रहे हो तब वो 1.25 लाइन हो रहा है, 1.5 लाइन हो रहा है। यदि और बातों को ऐड किया मतलब वो बहुत लंबा। तो ऐसा नहीं करना। इतने में ही वो आपको 3 में से 3 दे देगा, क्योंकि 3 प्रकार के फैक्ट आए। लोकेशन बता दिया, काल बता दिया, किसको समर्पित बता दिया, उससे ज़्यादा बातें आपने बता दी हैं। नेक्स्ट वन, ऋग्वेद। इसको एक अच्छी लाइन से उठाना पड़ता है क्योंकि ये हमारे गौरव का प्रतीक है। विश्व की प्राचीनतम रचना, कॉमा, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। यह भारत की धर्म संस्कृति का आधार है। बस। तो विश्व की प्राचीनतम रचना यानी ये ग्रंथ के बारे में बात हो रही है। क्या है इसमें? 10 यूनिट्स दी हुई, बता दिया। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। किस बात का प्रतीक है? भारत की मूल जो धर्म और संस्कृति है उसका प्रतीक कहलाता है। सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ऐड किया डेटा बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो बात मैंने बताई, इस बात को 50 शब्दों में लिखा जा सकता है, इतना बड़ा आंसर होगा। एक मैसेज कॉन्सेप्चुअल उसमें गौर करिए। फैक्ट तो आ ही रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल मैसेज भी उसमें आ रहा है, ये बड़ी चीज़ होती है। नेक्स्ट वन, बृहद स्नानागार। अगर कोई उपाधिगत नाम आपको याद हो तो उठाकर लिख दीजिएगा साहब, लेकिन फिर वो लंबा नाम नहीं होना चाहिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वरना बहुत कुछ याद आ रहा होगा। मोहनजोदड़ो स्थित या मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्ट्रक्चर, जहां 11 × 7 × 2.5 है, एक्चुअली वो 2.6 है मीटर आकार का स्नानागार है। अब इसमें बहुत सारी बात है लिखने की, पर आप ऑब्जर्व करो, इतने में एक लाइन हो चुकी है।
आप बता सकते हो कि इसमें सीढ़ियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में थीं, वाटरप्रूफ था, आसपास में कमरे निर्मित थे, इसको उस तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। बहुत सारी बातें आप बता सकते हो। स्पेस है क्या? नहीं है। बस आप मूलभूत परिचय दीजिए। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट वहाँ आ गए। पहला पॉइंट सही कि कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में है। कौन सी सभ्यता का है? सिंधु घाटी सभ्यता का। वैदिक का नहीं कह रहे, गुप्त नहीं कह रहे, मौर्य नहीं कह रहे, ठीक है। उसका आकार आपको यदि याद आ जाए तो वो लिख देना। मान लो आकार याद नहीं है तो फिर कुछ और पॉइंट लिख देना, बिल्कुल जनरलाइज पॉइंट लिख देना कि साहब यह वहाँ की धर्म संस्कृति या धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बना था या बनाया गया था, ऐसा लिख देना। आगे बढ़ जाना। 3 में से 3 दे देगा, इससे ज़्यादा वो डिमांड नहीं करता। अब आप चाहो तो उसको 4 लाइन 5 लाइन पर समझाते रहो। इस बात को समझो। 4-5 लाइन लिखने में प्रॉब्लम यह है कि फिर आपका बाद का पेपर छूटता है। 3 मार्क्स का मतलब यह है कि 15 हैं आपको आने वाले हैं, तो 15 यानी कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 में से शुरुआत के, यानी कि 10 बजे सुबह पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है तो 10:15 तक आपके सेक्शन ए के पूरे हो जाएं और 10:30 के सेक्शन बी के भी पूरे हो जाएं। बच्चों को देखा जाता है कि वो लिखते बोले कितना हो गया, बोले 10:40 तक अभी हम लिख ही रहे हैं। उसमें से भी इक्का दुक्का छूट चुके हैं, बन नहीं रहे लिखते। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे के पूरे 15 या 15 मिनट के भीतर हो ही जाएं। शुरुआत के 2-5 मिनट तो आपके दाएं बाएं हो ही जाएंगे सोचने विचारने में। इतने कम समय में लिखना है तो आप 4-4 लाइनें नहीं लिख सकते। कई तो और भी महान आत्मा निकलने वाले बोले 1 घंटे तक हम केवल 3 मार्कर्स लिखते रहे, शायद 3 में से 3 हमें पूरे मिल जाएं। उससे कोई लेना देना नहीं है। मूलभूत परिचय आना चाहिए। जो तरीका बता रहा हूँ वैसे लिखिए ताकि आपका समय भी सेव हो, ऊर्जा भी सेव हो, आगे पूरा पेपर आप बना पाएँ। क्योंकि आपने मान लीजिए कि 4 3 मार्कर बड़े अच्छे से समझा दिए, 5 3 मार्कर समझा दिए, कोई ज़्यादा नंबर नहीं दे देगा। आपके 2 200 वर्ड्स के भी छूट के तो बराबर हो गया बैलेंस, घाटे में चले गए आप तो साहब। तो सोच कर देखिए थोड़ी सा। इस बात को ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट का भी फंडा इसमें लगेगा। ये नहीं कि बहुत सुंदर बस लिखना, बहुत अच्छा बस लिखना है। कालिदास। नेक्स्ट वन, गुप्तकालीन संस्कृत भाषा के विद्वान प्रमुख रचनाएं। अभिज्ञान शकुंतलम लिख देना, लिख तो सातों सकते हो आप, ठीक। किसके दरबार में थे, नवरत्न थे, कोई जरूरत नहीं है, या इसकी बिगिनिंग सही उठानी थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख नवरत्न, संस्कृत साहित्य के ज्ञाता, प्रमुख रचनाएं, 2-3 नाम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव इत्यादि। ऐसा भी कर सकते, पर थोड़ी सा लंबा हो रहा था। दिमाग डिपेंड करता है कि आपको वहाँ दिमाग किस टाइप से चल गया। बिगनिंग कभी भी सही उठाना, अगर बिगनिंग गलत उठा दिए तो वो तो गया। बिगनिंग सही तरीके से आपने सुर उठाया है लिखने का ना, तो अच्छा लिख जाता है वो, कम शब्दों में, कम स्पेस पर। ये तो एक बात को समझाने के लिए फिर एक सेंटेंस लिखना पड़ता है। आप ऑब्जर्व करिए, मैंने जितनी बातें अभी तक कही लिखी हैं उसमें एक सेंटेंस में 3-3 4-4 बातें समाहित हैं। आप ऑब्जर्व करिए, तो थोड़ी सा ये प्रैक्टिस से आएगा, सुनने से आएगा, जो मैं बता रहा हूँ तौर तरीके उनसे आएगा। आगे बढ़िए। पंच महाव्रत ये भी आया हुआ है, तो वही सत्याहिंसा अस्तेय प्रभेद जैन धर्म के पंच महाव्रत सबसे प्रसिद्ध कहलाते हैं। अपन ने उठाकर लिख दिया साहब जी। और आपको लिखना बोले 5 वाला महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, इतने में वो दे देगा नंबर। पहला, जैन धर्म की अवधारणा पंच महाव्रत की ये हैं डैश, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब इनको मत समझाने बैठ जाना वहाँ 3 मार्क, क्योंकि 1 लाइन में संभव नहीं है। सत्य के 5 प्रकार बता रहे हैं, है ना, तो ये भी चीज़ें हैं। तो एक अकेले को समझाना हो तो 50 शब्द हो जाएंगे सत्य वगैरह को, न्यूनतम, अगर पूरा बताने पर भी उतर आए तो। अधिकतम तो फिर ग्रंथ लिख सकते हो। सीताध्यक्ष पहचान गए होंगे। पहला संकट तो ये होता कि हाँ आपने पहचान का हो क्वेश्चन। मौर्यकालीन कृषि भूमि का प्रमुख अधिकारी सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। सीधा लिख देना, 1 लाइन पे आ जाएगा। कितने फैक्ट आए हैं? मौर्यकालीन 1 पॉइंट, दूसरा किस चीज का, कृषि भूमि का 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट
क्या था ये? ऑफिसर था, ये प्रमुख अधिकारी था। उसे क्या कहते थे अपन? 3 बातें, 3 मार्क्स, 3 में से 3। नेक्स्ट वन, विशाख नहीं करता था। समाहर्ता अलग पढ़ेंगे, कोषाध्यक्ष, भागदूत अलग पढ़ेंगे, है ना, भाग दौड़ करके कर संग्रह करते ना, तो अलग पढ़ने वाले हैं आप, तो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये अलग ही है सीताध्यक्ष। ये जो सीता भूमि कहलाती थी, ये सरकारी जो सरकारी भूमि थी ना, एग्रीकल्चर लैंड था, उसका मैनेजमेंट देखने वाला जो प्रमुख अधिकारी था, हेड था, HOD कह लो, हेड ऑफ द डायरेक्टर कह लो, वो कौन कहलाता था? सीताध्यक्ष कहलाता। तो उनको जानकारी, पहली बात तो सही, अपन सही तथ्य लिखें। कम जानकारी तो जितनी कम सही जानकारी वही लिखते हैं अपन, ठीक है। और शॉर्ट में लिखना बोले नहीं सर, इतना ध्यान नहीं था। मौर्यकालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, कॉमा या फुल स्टॉप, सरकारी भूमि का प्रबंधन देखता था। इतने में भी 3 में से 3 दे देगा आपको। तो इसको ताजमहल बनाने की कोशिश नहीं करना अपन को, इसको और 50 शब्दों वालों को, 200 वाले वर्ड्स जो हैं उनको बैलेंस करने की प्रयास करिएगा, तभी भी आपका टारगेट ये हो। इनको सही करने का प्रयास करना, उनको सही के साथ साथ और भी बेस्ट लिखने का प्रयास करना 200 को। द नेक्स्ट वन, ये छूटना नहीं चाहिए और वो बेहतर से बेहतर लिखे जाने चाहिए अगर सेलेक्ट होना है तो। विशाख दत्त, फिर वही संकट की पहचान जाए कि हाँ कौन, ठीक, पहचान गए। गुप्तकालीन, पहला पॉइंट कि किस काल का, कौन है, गुप्तकाल का है। क्या था? इंजीनियर था, डॉक्टर था, राइटर था। बोले गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान, लेखक, प्रमुख कृतियाँ देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा राक्षस। अब इसमें मत लिखने बैठ जाना कि सर इससे हमें गुप्तकाल का भी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उसमें फिर आपका एक लाइन तो नहीं होगी, फिर वो पार हो गया। ये डिसमैनेजमेंट है, ये पहली ही अनुशासनहीनता है कि जब उन्होंने एक लाइन कहा तो आप फिर 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन क्यों जा रहे हैं? इस बात को समझिए। इवन मैं तो आपको ये कहूँगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपको कॉपी मान लीजिए मिली हुई है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक लाइन कर रहे हैं, चक्कर में कई बच्चे समझदारी दिखाते बोले करता था, बोले यहाँ पर था लिखा है। ये अनुशासनहीनता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी नहीं करना। बहुत बड़ी कीमत होती है इस चीज़ की चुकाना। फिर पता चला कि अनुशासनहीनता से उतना त्रस्त आ जाएगा क्योंकि वो हमारी आदत में है, बार बार कॉपी में दिखेगी कि उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा उस पर कि बोले ये बच्चा जो है बार बार कर रहा है, एक गलती माफ़, 2 माफ़, 3 माफ़, 4 माफ़, बार बार कर रहा है, अब नहीं माफ़, अब तो तुम बेटा। तो समझिए इस बात को, जो नियम तय किए गए हैं उनको फॉलो करें साहब जी। बोले नहीं सर एक्चुअली हमने बस वो नियम तोड़ दिया, तो बोले तोड़ दिया तो उसकी सजा भी भुगती आप, ऐसा कर देता है साहब वो। बचिएगा, चाहे मेंस की कॉपी हो चाहे इंटरव्यू हो। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, विशाख दत्त। इतनी बातें एक लाइन पे आ जाएंगी। तराइन का द्वितीय युद्ध, सीधा आ जाओ। तराइन का द्वितीय युद्ध अपन को मालूम है कब का है, 1100 वर्ष या सन 1192। गौरी वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड। अब इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अपन को ऐड करना है, 2, 3, 4 शब्द जो स्पेस अपने पास में बचा है। बहुत सारी बातें आप ऐड कर सकते हैं कि इसमें ये जीता वो हारा, ठीक है। कोई और से महत्वपूर्ण बात, अंततः है पृथ्वीराज ने उसको हरा दिया, इससे भी कोई महत्वपूर्ण बात, अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध, और कोई महत्वपूर्ण बात, और एक सबसे खास महत्वपूर्ण बात आप देखें, मध्यकाल का प्रारंभ इस युद्ध के पश्चात माना जाता है, यानी इस युद्ध से माना जाता है। सारी मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक। तो ये उसका इंपॉर्टेंस है। बोले इतने युद्ध हुए उसके पहले भी, वहाँ से मिडिवल हिस्ट्री चालू नहीं हुई, यहीं से क्रांतिकारी घटना थी साहब ये अपने आप में। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास पर, ठीक। अब इतनी लंबी चौड़ी बात को क्या लिखोगे? तराइन का द्वितीय युद्ध, इनके बीच मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना। पूरी बात को शॉर्ट में अपन ने बोल दिया। मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ की
अत्यंत महत्वपूर्ण घटना, ये बताओ। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपने लिखा, वह सबसे सटीक पॉइंट लिखा है। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको कह रहा हूँ, आप एनसीईआरटी में भी पढ़ के चेक करोगे तो आप देखो सर वैसा ही लिखा है, वही पॉइंट को उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है। तो एग्जामिनर तो यही कहते हैं साहब सबसे गोल्डन लाइन कौन सी है, उस पर नंबर देते हैं वो। द नेक्स्ट वन, अशोक घोष आ जाते हैं। अशोक घोष को पहचान गए होंगे कि साहब ये चौथी बौद्ध संगति अपन ने देखा था, कनिष्क के टाइम पर था ये, तो इसको बनाकर अपन लिख देते हैं। कुषाण कालीन, संस्कृत का प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, कॉमा रचनाएं डैश। अशोक घोष की एक दो रचना लिख देना। सबसे खास रचना कौन सी है जो कल से पढ़ी है? बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सारीपुत्र प्रकरण। कोई इक्का दुक्का लिख देना, एक भी लिख दोगे तो चल जाएगा। कुछ ऐसे लिखो, आगे बढ़ जाओ। बहुत लिख सकते हो आप, बोले सर ये चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष भी था, ये था वो था, नहीं है जगह आपके पास में। जितनी बात मैंने आपसे एक लाइन में समाहित करने की, उसमें क्या 3 पॉइंट आ रहे हैं, 3 फैक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं या 2-3 फैक्ट आ रहे हैं, सफिशिएंट है। मत अपनी ऊर्जा समय वहाँ बर्बाद करिए। इतने पूर्वाग्रह बच्चों के दिमाग में भ्रांतियाँ भर दी जाती हैं, ऐसा लिखना चाहिए वैसा लिखना चाहिए। साहब आप तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में जो टेक्निक बता रहे वैसे लिखो, आगे बढ़ जाओ। द नेक्स्ट वन, और इसका मूल्यांकन भी करना है ना आपको। चलो आपको बताता हूँ एक तरीका। ये तो फिर भी हिस्ट्री वाला है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो फिर भी आप परिचित हो। क्या पेपर 3rd में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या इतना ज़्यादा डेटा लिख पाते हैं बच्चे वहाँ पर? नहीं लिख पाते साहब जी। पेपर 3rd जो कि टफेस्ट है, उससे मूल्यांकन करके देखिए आप कि कितना लिख पाना संभव है आपके लिए 1 लाइन पर। वहाँ मूल्यांकन कर देखिए। मैं एक गैर विज्ञान का विषय का विद्यार्थी हूँ, मुझे लिखने के लिए बोल दिया तो आप कितने फैक्ट है वहाँ ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एग्जामिनर भी ये बात को जानता है, बोले साहब हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाह रहे बेटा कि कालिदास को पहचाने कि नहीं पहचाने, अशोक घोष को पहचाने कि नहीं, गलत तो नहीं पहचाने? बोले गुप्त काल की विभूति लिख दिए। बोले ये गलत नहीं लिखना डेटा, इतना नॉमिनल है, संभव है कि हाँ मोटे तौर पर वह विद्यार्थी लिख देगा, नंबर दे देता है एग्जामिनर आपको, 3 में से 3 दे देता है। और ख़ासकर इन क्वेश्चनों की मार्किंग में बड़ा वो दयावान टाइप का होता है। जब तक कि विद्यार्थी कोई ब्लंडर ही ना कर दिया हो तब तक प्राय वो नंबर नहीं काटता। एग्जामिनर की फितरत ये होती है कि बच्चा बड़ी मेहनत से बहुत इतने समय से पढ़ गया, उसको नंबर ना काटे, प्रयास होता है। मैं भी कॉपीज़ वगैरह चेक करता हूँ आप लोगों की, मेरा भी ये प्रयास होता है मत काटो भाई नंबर, इसको दो, इसको अप्रिशिएट करने का प्रयास करो। एग्जामिनर भी इसी वे में सोचता है, जब तक अत्यधिक मजबूरी ना हो नंबर नहीं काटता वो, इस बात को समझिए आप। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें कि बोले इसको बहुत डेकोरेट करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें समय ऊर्जा चली जाती है। इससे बचिएगा, वो आपको काम आएगा बाद के सेक्शन में, है ना। आधे घंटे के भीतर ये हो ही जाना चाहिए आपका। यूट्यूब तो बड़ा बड़ा सही डेकोरेशन, मतलब ऐसे लिखो वैसे लिखो, ऐसे कपड़े बनाओ। वो लोग जो बता रहे हैं उनके जीवन का जो भी अनुभव रहा हो, मैं जो बता रहा हूँ कि 90 मिनट की स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं है, जब वो करीब हो, जैसे आप 15 मिनट बोल रहे हैं, उसमें हो सकता है कोई बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा हो तो 15 मिनट में कर भी ले, वो डब्बे बना ले, उसने फैक्ट भी डाल ले, लेकिन हर किसी को ये सब काम नहीं है। वो एक ही लाइन में लिखा जा सकता है, सीधे सीधे कॉमा मारो, गुप्त काल फलाना ये और इसकी रचना ये। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको अपनाइए, लाभ में रहेंगे। बिल्कुल मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, उनको लगा होगा जैसा भी है। मैंने तो ऐसे लिखे, 4 बार सेलेक्टेड हूँ MPPSC में, सीधी बात। अब और क्या बोलना चाहूँ, तो मान जाइए, उससे फ़ायदे में रहोगे। द नेक्स्ट वन, अश्वघोष वाली बात हो गई। कलिंग युद्ध था अगला, ठीक। कलिंग युद्ध पे लिखना भाई, क्या लिख पाएंगे अपन? बिल्कुल एक सिंपल वे में, जनरलाइज अपने शब्दों में। कलिंग का युद्ध प्राचीन काल की बहुत महान घटना कहलाती है। हृदय परिवर्तन, अशोक वशोक, ये सब अपन ने देखा। बिगिनिंग मैंने कहा सही उठाना, अपन ऐसे बिगिनिंग उठाए, मान लो अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8 वर्ष पश्चात 9वें वर्ष में बोले एक लाइन खत्म, अब क्या करोगे? तो इस बात को बिल्कुल शॉर्ट में बताना है। अगर हमको ईयर याद है, बोले सर 261 BC का था, उसका राज्यारोहण 269 का था, 8 वर्ष पश्चात 9वें वर्ष में 261 BC, सीधा 261 BC में
यह युद्ध अशोक ने लड़ा। बिल्कुल ऐड नहीं करना कि उसका ये पहला और अंतिम युद्ध था, ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसी कोई जानकारी नहीं कि उसका पहला युद्ध था, उसके पहले वो कई युद्ध लड़ चुका था। ठीक, अंतिम युद्ध इसलिए नहीं क्योंकि अपन को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम अशोक के बारे में। ठीक है, बहुत इसमें विवेचना हो सकती है अशोक ने इसके बाद में कि अपनी आर्मी नष्ट की थी, कुछ नहीं की थी। जहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा लगे कि नहीं इस फैक्ट को लेकर कंट्रडिक्शन हो सकता है, उसको लिखना ही मत, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए बहुत डेटा है। ठीक, और अत्यंत महत्वपूर्ण बातें, अत्यंत सकारात्मक मैसेज वाली बातें लिखना। ठीक, देखो कहते 261 पीसी अशोक ने यह युद्ध लड़ा तथा इसके कारण उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने धम्म घोष और मानव कल्याण की नीति अपना ली। पर्याप्त है एक लाइन, सारी बातें आ गई। मौर्य काल भी आ गया, समय भी आ गया, युद्ध भी आ गया। उसके बाद में अशोक ने अत्यंत महत्वपूर्ण काम क्या किया वह भी आ गया, मानवता भी आ गई। कितने फैक्टर लिखोगे? जो बातें मैंने कहीं, जो फैक्टर्स में डाले हैं, एक नया विद्यार्थी 4 लाइनों में इन बातों को लिखता। मैंने उसको कैसे कंप्रेस किया है, ये कला है। ये जो सीख गया वो मार जाएगा मैदान साहब, ऐसा मुझे लगता है। द नेक्स्ट वन, अपन आगे आ जाते हैं। तो कोई भी कंट्राडिक्शनल वाले ऐसे सेंटेंस को बिल्कुल मत लिखना। ठीक, अशोक का वैसे इतिहास बहुत कम प्राप्त है हमको। जो प्राप्त है, जो ज्ञात है 100% बिल्कुल डेफिनेट है, उसके बारे में ही बात करिए। कण्व वंश पहचान जाओ साहब जी, कण्व वंश कहाँ कैसे? बोले अच्छा ब्राह्मण कोई वंश था क्या? शुंग काल कोई कण्व वंश संस्थापक, अगर आपको याद आ जाए। ठीक है, बोले हाँ सर हमने पढ़ा हुआ, प्रीलिम्स में 4 बार पूछ चुका है MPPSC। कण्व वंश संस्थापक सुशर्मन, मौर्योत्तर काल का प्रमुख ब्राह्मण वंश। बस इतने पर्याप्त है, 3 में से 3 नंबर देगा वो। इनसे मूल्यांकन करो आप, कितना डेकोरेट कर सकते हो आप कण्व वंश को? नहीं कर सकते। अशोक के कलिंग युद्ध को भरपूर डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि वो आप सब फैमिलियर है, आप उसको बहुत बार पढ़ चुके। और 15 में से कोई एक नहीं लिखना, 15 के 15 लिखने हैं आपको वहां पर। आप करिए मूल्यांकन, कण्व वंश पर कितना डेकोरेट कर सकते हो? क्या वाकई में डेकोरेशन तार्किक है? नहीं है साहब जी। एग्जामिनर कहता नहीं बेटा बहुत खराब नहीं लिखना, बहुत अच्छा बने, एक जनरल वे में पूरा पेपर लिखो, हम तुम्हें पास कर रहे हैं। कभी भी एग्जामिनर की ये अप्रोच होती है। वो ज्ञान मात्र नहीं देख रहा, वो प्रीलिम्स पे काफ़ी हद तक देख चुका है। अब वो सोच देख रहा है, आपकी अवधारणाएं देख रहा है, कॉन्सेप्ट देख रहा है, किस वे में सोचते हो। आप ऑब्जर्व करके देखिए, जितने भी 3 मार्क्स होता है उनमें सब में एक न एक कॉन्सेप्चुअल अत्यंत महत्वपूर्ण बात वहाँ पर आई है कि 100 की एक बात उसके नंबर मिलते हैं कि हाँ साहब एक मैच्योरिटी का लेवल दिखता है आंसर की राइटिंग में, उस पर नंबर दे देता है वो। कण्व वंश जितनी बातें लिखी आप लिख सकते हैं, 3 तथ्य आ गए वहाँ पर। अगला क्या था? गौतमीपुत्र शातकर्णी। करो इसको डेकोरेट, कितना करोगे? विद इन अ टाइम भी करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गौतमीपुत्र शातकर्णी क्या क्या जानते हो उससे बनाओ। सातवाहन वंश का था, ये अपन जानते हैं। अत्यंत महान शासक था, ये भी हम जानते हैं। उस डायनेस्टी का, उस फैमिली का क्या लिखोगे? सातवाहन वंश का सबसे महान शासक ठीक, इतने में वो 3 में से 3 दे देगा। और डेकोरेट करने का शौक है, लिखो। इसके घोड़े दोनों समुद्रों का पानी पीते थे, कहाँ लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। क्या मतलब इसका? अर्थात इसका जो साम्राज्य विस्तार था भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों क्षेत्रों तक था। मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भी इनके अंतर्गत आता है। बहुत सारी बातें लिखने के लिए। नो, इनको कंप्रेस कर लो, जितनी बातें आप जानते हो। 2-3 शब्द, 4-5 शब्द में कुछ लिख सकते क्या? कुछ बन रहा क्या? वो बस लिख देना। नहीं बन रहा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो। अभी तो पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं। ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का। घर में कोचिंग क्लास में बैठ के लिखना अलग बात है, लगता कि हाँ ऐसे लिखेंगे वैसे। वहाँ पर ध्यान रखना, प्रीलिम्स परीक्षा में, प्रीलिम्स परीक्षा मान के चलो कि
बच्चों की आधी शक्ति तो छीन लेती। बाली का अपडेट वर्जन होता है, बोले 50% तो भूल ही जाओ, ज्ञान याद ही नहीं आ रहा। और जो मेंस होता है वो बाली का स्क्वायर होता, समझ जाओ। तो बोला अब और 50% में इसका भी 50 याद नहीं आ रहा। मैंने 25% शक्ति बचती है, 25% ज्ञान बचता है। डर, घबराहट, भयावहता, सारी बातें होती हैं। और एग्जामिनर इन सब बातों को जानता है, इसलिए वो कहता है बेटा माफ़ कर करके हम तुम्हें नंबर दे रहे। तो इतने विद्वान लोग होते हैं, और जिसमें विद्वान होगा, विद्वत लोग होंगे, विवेक होता ही उनमें था कि वो ठीक है, इसको बच्चे को अच्छे नंबर देने का प्रयास करो, कभी भी उनकी सोच ये होती है ना। डेकोरेट करना है फिर भी तो ये कि हाँ, इनका साम्राज्य, इनके साम्राज्य में दक्षिणी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और उड़ीसा तक का क्षेत्र, उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र आता था। इतना लिख देना पर्याप्त है। अगर आपको लग रहा कि आ रहा है ठीक, या दक्षिण भारतीय क्षेत्र इनके अधीन था, इतना भी लिख देना, चल जाएगा। नहीं तो जो आप लिख चुके हैं उतने में नंबर मिलेंगे आपको। द नेक्स्ट वन, अनावश्यक भ्रांतियाँ क्रिएट हो जाती हैं लोगों को और ऊटपटांग लिखते रहते हैं। मौखरी वंश, करो इसको डेकोरेट। ये क्या है, ये अपने मन का आ गया कालिदास, तो अपन बड़ा डेकोरेट करने में मन लगता है। अब लिखो मौखरी वंश डेकोरेट करो। कई तो संस्थापक नहीं लिख पाएंगे साहब, कहाँ की बात कर रहे हैं आप। इनमें तो ये लगेगा बोले आग लगन से झोपड़ा जो निकले सो लाभ वाले क्वेश्चन है ये, कि बोले इसमें कुछ तो आ जाए, ये वो चीज़ है। अब इसको लिखना है तो फिर से देखो वंश जब भी पूछ रहा है, अगर संस्थापक याद है तो पॉइंट 1, दूसरा होता है काल। अगर आपको एग्जैक्टली ईयर याद है तो बेस्ट है, उतने में तो फिदा होकर नंबर दे देगा। दूसरा याद नहीं है तो शताब्दी याद हो। तीसरा सर वो भी याद नहीं है हमको, तो कम से कम वो कालखंड याद हो, लगभग पीरियड याद हो, ये लगभग उसके आसपास में कब था। चौथा उनकी कोई राजधानी याद हो अपन को, कोई घटना याद हो उस काल की। अपन ये मान के चल रहे कि अपन को मौखरी वंश में ना तो संस्थापक याद है, ना तो प्रमुख राजा याद है। अब क्या करें, लिखना भी है, लेकिन क्या लिखोगे। देखो कुछ पढ़ा होगा हर्ष के टाइम पर अपन ने, मौखरी औखरी वंश, बाद वाली घटना, कन्नौज, त्रिपक्षी संघर्ष, वहां कहीं मौखरी वंश पढ़ा था, ठीक, वो वाला लिखना था। उत्तर भारत लिख देना, मान लो यूपी याद नहीं आया, कन्नौज याद नहीं आया तो ठीक, कि बोले मौखरी वंश 7वीं 8वीं शताब्दी। मालूम है अपन को कि साहब जी 7वीं शताब्दी है, पर फिर भी आपको लगे डर, 7वीं 8वीं शताब्दी। उत्तर भारत का प्रमुख वंश, कौमा, राजधानी डैश कन्नौज, कौमा त्रिपक्षी संघर्ष का केंद्र। बात खत्म। एक लाइन पे आ गया ना, 3 में से 2 तो देगा, मैं कह रहा हूं 3 में से 3 देगा। चलिए आगे बढ़ो। पंचजन्य, अब ये याद ही आ जाए, इसको करो डेकोरेट पंचजन्य को। कौन थे ये पंचजन्य, किस काल के थे। वेरी गुड। तो ऋग्वैदिक कालीन 5 प्रमुख जन, को कहते थे, कहा जाता था लिखेंगे तो 3 शब्द हो रहे हैं, कहते थे, जिनमें प्रमुख थे डैश। कोई याद हो तो लिख देना, अनु, ध्रुवा, यदु, पुरु, तुर्वस। इक्का दुक्का भी लिख दोगे चल जाएगा, जरूरी नहीं कि पूरे पूरापन लिखें। क्लियर। तो बहुत बुरी हालत होती है बच्चों की इस टाइप से, फिर डेकोरेशन पूरा उतर जाता है। वसुबंधु पर आ जाओ। फिर विद्वान है, विद्वान तो फिर पकड़ो, कौन सा टाइम पीरियड, काल। किस भाषा का, तो बोले संस्कृत सर उस समय आ चुकी थी। किस धर्म से रिलेवेंट, बोले बौद्ध धर्म। कोई बौद्ध संगति पढ़े, याद आ गया अपन को, हाँ सर चौथी बौद्ध संगति करके कुछ अपन ने पढ़ा हुआ था, अध्यक्ष ये था, ऐसा कुछ, ठीक। कोई किताब आपको उसकी याद आ जाए वसुबंधु की तो लिख दो, चलो। नहीं याद कोई बात नहीं, जितना याद है उससे। कनिष्ककालीन प्रमुख विद्वान, इन्होंने या आपने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। पर्याप्त, 3 में से 3 लायक है, एक लाइन पे आ जाएगा। 3 फैक्ट।
सही पहचाने की कनिष्की काल था, हाँ जी था। नहीं याद मौर्योत्तर काल लिख दो। क्या था, बौद्ध विद्वान था, पता है अपन को, बौद्ध संगति ही किया है। बौद्ध संगति में किस पद पे रहा, अध्यक्ष रहा, तो अध्यक्षता की। इतना लिखो साहब, सफिशिएंट है। आगे बढ़ जाओ। क्या था, मौर्य तीर्थ। ये कौन है साहब जी, सर ये विष्णुगुप्त ने अपने शाबाश। बताया कि तो पहला संकट की सही पहचाने, है ना। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 18 प्रमुख अधिकारियों को तीर्थ शब्द से संबोधित किया है। यही शब्द अशोक के लेखों में भी मिलता है। क्लियर। तो ये थे लगभग आपके 18 से 19 क्वेश्चन। कोई चूक तो नहीं गया, कोई छूट तो नहीं रहा है। पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी 3 मार्कर्स आए हैं ये सब इसमें समाहित हो गए। अभी तक इतने ही आए हैं, सर ये लेकिन बन जाएगा। पैटर्न अगर देखा जाए तो ये 18-19 के बाद से थोड़ा टफ हो गया। देखिए, टफ जिनको आप लोग सोच रहे हैं या कह रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि कुछ से आप अपरिचित हैं। पहले जो पूछे गए वो बड़े ही कॉमन पूछे गए हैं, संस्कार, जैन सिद्धांत इत्यादि। ये बाद में देख रहे, बोले सर कहीं पंचजन्य आया है, कहीं कुछ आया है, तो इस हिसाब से अपन देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते रहे हैं या मेंस में जो अब आपसे चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप थोड़ी सा डेप्थ में स्टडी करके आइएगा। इस बार क्या समझ रहे हो, इस बार इतना आसान नहीं रहेगा मेंस, मैं आपको क्लियर कर दूं। इस बार टफ रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले जितना टफ मेंस होता था उससे ज्यादा लेवल तो उसने प्रीलिम्स में मेंटेन कर दिया, हालत खराब कर दी। तो आप समझ लो कि मेंस में क्या पूछने वाला है वो। तो आपको नॉलेज को भी गहराई से बढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ना भी है, अध्ययन भी करना, समझना भी है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी, प्लस प्रैक्टिस भी चाहिए लिखने की, और भ्रांतियों से बचना भी है। तो ये चीज़ें हैं। तो नॉलेज को और बढ़ाइए। और पेपर कहाँ से आएगा मैं बता चुका हूँ, आपके नोट्स में सब कुछ हमने दिया है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत डिटेल में एक एक चीज़ दी हुई है साहब, ठीक है। चलिए, तो इससे संबंधित और कुछ हो तो पूछ सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।